हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 10 अक्टूबर 2023 और आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट हिंदू न्यूज और एडिटोरियल है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते कौन कौन सी आर्टिकल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये सारे हमारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आज, ठीक है, जिसमें पहला और दूसरा आर्टिकल जो है आपका एडिटोरियल सेक्शन से है और बाकी जो है आपके न्यूज़पेपर से आर्टिकल है, ठीक है। तो इन सबको एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ एंड द फ्लोरिंग इनफॉर्मल वर्कर। देखिए क्या बताया जा रहा है। अगर अक्टूबर 10 की बात करें, यानी कि आज का दिन, जो इस दिन को हम लोग क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो थीम इस बार रखा गया है, मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। इसको याद रखने की, यानी कि वन लाइनर के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन जो है, इस तरह के जो है थीम्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो क्या है, मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब भाई ये इस टाइम पे इसीलिए बात की गई क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ की बात है। तो यानी कि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जिस हिसाब से जो बात बताई जाएगी वो इनफॉर्मल वर्कर, यानी कि जो लोग इनफॉर्मल वर्क में काम कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे बताई जा रही है। और अभी अगर बात की जाए मेंटल हेल्थ की, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इनफॉर्मल वर्कर की, ठीक है। एक स्टडी जो कि कंडक्ट कौन करता है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहती है कि 15% जो वर्किंग एज की अडल्ट है ग्लोबली, जो कि लिव विथ ए मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर के साथ कहीं ना कहीं रह रहे हैं। कितने प्रतिशत, 15% वर्किंग एज के जो अडल्ट है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखे जाए, डिसेंट वर्क कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं मेंटल हेल्थ से पॉजिटिवली वे में, जैसे कि अदर तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनस्टेबल हो गया, या एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रही है लेकिन क्या ठीक तरीके से मिल रही है, ये भी एक तरीके की टेंशन है। वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन किस तरह की हो रही है, जैसे बॉयज और गर्ल्स में, या फिर वुमेन्स और मैन में डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई गर्ल्स को कम सैलरी पे रखे जा रहे हैं और जो मैन है वो उनकी मैन पावर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनकी सैलरी ज्यादा है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप अगर मोस्टली स्कूल में अगर टीचिंग के लिए भी जाते हैं, पढ़ाने के लिए भी जाते हैं, तो वहां मोस्टली प्रीफर करते हैं आपके फीमेल कैंडिडेट को। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो ये प्रीफर करते हैं कि हम बस आपके फीमेल कैंडिडेट को ही प्रीफर करेंगे, मेल कैंडिडेट को प्रीफर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। ये जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है मैन वुमेन के साथ ही होता है, ये डिस्क्रिमिनेशन मैन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। पुअर एंड पर्टिकुलरली अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, यानी कि वर्किंग इन्वायरमेंट जो है सही तरीके से ना देना, इसके वजह से भी मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ती है, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं वर्कर के मेंटल हेल्थ की रिस्क को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर वर्कर की बात की जाए, वर्कर में कहीं ना कहीं लो पेड, रिवार्डिंग, इनसिक्योरिटी जॉब, वर्किंग ऑफ आइसोलेशन में, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजिकल रिस्क को कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ाता है और इनके मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइजिंग करता है। अगर आगे बात करें इंडियन एक्सपीरियंस की, इंडिया में क्या इस तरह की एक्सपीरियंस की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए क्या बताया जा रहा है। इंडिया का इनफॉर्मल वर्कफोर्स जो है वो लगभग 90% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है। इनफॉर्मल में 90% जो है इनफॉर्मल है, ठीक है। ये जो वर्कर है अक्सर इनकी रेगुलेटरी प्रोटेक्शन वगैरह जो ऑपरेट की जाती है बिना किसी ऑपरेट के, जो रेगुलेटरी प्रोटेक्टर है बिना किसी रेगुलेटरी प्रोटेक्टर के इनको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। वर्क इन अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिलती है, लॉन्ग आवर इनको काम करना पड़ता है, और यहाँ पे सोशल और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं लॉस लिटिल होती है, कम होती है। अगर बहुत सारी ऐसी कंपनी में चले जाओ, अगर आप वहां से सोशल एक्सपेक्ट करते हो कि सोशल प्रोटेक्शन मिले, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सोशल प्रोटेक्शन भी नहीं देती है, लेबर रूल ही सही से लागू नहीं होते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सफर करते हैं हाई अनसर्टेनिटी को, डीप पेरिकैरिटी को, ठीक है, और बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन ये लोग जो है फील करते हैं, जिसके वजह से इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती है, और लिमिटेड एक्सेस जो है मेंटल हेल्थ केयर की भी इनको कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। इनकी मेंटल हेल्थ केयर भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाती है, लिमिटेड हो जाती है। जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें तो ओवर 95% जो इंडियन वर्किंग वुमेन है वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल वर्क में जुड़ी हुई है, जो कि लो पेइंग होती है, प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है,
ठीक है। अक्सर इनके सोशल प्रोटेक्शन की बात होती रहती है कि सोशल प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं ज्यादातर सफर करते हैं पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर के। ठीक है, मतलब पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर मतलब ये लड़कियों के लिए काम है ही नहीं, इस तरह की चीजें बात उठती है, और जिसके कारण से हमारी जो लेबर पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में देखा जाए तो 24% है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार क्या हो रही है, मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करती जा रही है। लोकनीति ग्रुप जो है एक सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी की तरफ से काम करती है, जिन्होंने इंटरव्यू किया 9316 यूथ एज को, जो कि 15 से 34 साल के हैं, और 18 स्टेट्स में किया इंडिया के। और यहां पे क्या देखा गया कि जो हाईली सस्पेक्टेड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशन के साथ जी रहे, और यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ी वजह है इंडिया की। और इसके साथ बहुत सारी स्टिग्मास आती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट आती है, इनके मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं इनको परेशान करती है। एक इंडिया अगर हम बात करें लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की, जो हाईलाइट करती है कि कैसे यंग वर्कर जो है वो शिफ्टिंग होते हैं मोर प्रिकेरियस में और इनफॉर्मल वर्क में, जो कि उनको वहां पे लेस पे किया जाता है और पुअरर वर्किंग कंडीशन में रखा जाता है, और कुछ डिस्पैरिटी भी रखा जाता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जिसके वजह से वो गिविंग अप करते हैं और एक्साइटिंग करते हैं लेबर फोर्स को ऑल टुगेदर, एग्जिटिंग कर देते हैं लेबर फोर्स ऑल टुगेदर। स्टेट की अगर इनइक्वलिटी इंडिया रिपोर्ट की बात करें 2022 क्या कहती है, ये ऑब्जर्व करती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है एक्चुअली इंक्रीज हुई है एजुकेशनल लेवल से, एजुकेशन लेवल के साथ। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली एजुकेटेड जो यंग वुमेन है वो ये दिखाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 42% है। साथ ही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि 15 ईयर से 59 ईयर के बीच के जो लोग हैं वो, और प्रोजेक्टेड जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2 डिकेड से इस तरह की चीजों को फेस करते हुए आ रहे हैं। इंडियन की पॉपुलेशन की वर्किंग एज जो है वो प्रोजेक्टेड है और रिमेन है 2 डिकेड से, मतलब हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज पे है, और वही अभी तक भी चल के आ रहा है 20 साल के बाद भी। तो ये कहीं ना कहीं अभी सोचने वाली बात होगी कि एम्प्लॉयमेंट, हमारी क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ाया जाए और लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी उनको कैसे दी जाए, ये भी आज के टाइम पे एक सोचने वाली बात हो जाती है। इंडिया जो है वो अगर एजिंग सोसाइटी की बात करें 20 साल के अंदर अंदर विथ नो एपरेंट सोशल सिक्योरिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी का रोड मैप जो है नहीं है जो उनको रैपिडली ग्रोइंग कर सके, स्पेशली जो वल्नरेबल पुअर मेंटल हेल्थ लोग हैं वो। अगर यहां सेंसस की बात करें इंडिया की 2011 की सेंसस की, जो दिखाता है कि 33 मिलियन जो एल्डरली पीपल है जो वर्किंग हो चुके हैं, जो कि पोस्ट रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल वर्क में काम कर रहे हैं। दूसरी स्टडी में ये बताया गया है, जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो ओल्डर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है इंडिया में, ये दिखाता है कि हाई पॉवर्टी जो है उनके अंदर ही है, मतलब सबसे ज्यादा हाई पॉवर्टी जो है अभी तक ओल्डर पीपल ही है, एल्डर पीपल है। अगर इकोनॉमिक के टर्म से देखें तो डिपेंडेंसी और एक्सेस जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स का उनको ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है, उनको प्रॉपर फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सिक्योरिटी जो है वर्किंग एल्डर को ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है, जिससे उनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ और कहीं ना कहीं उनको वल्नरेबिलिटी के सामना करना पड़ता है। अगर सोशल सिक्योरिटी की अब बात करें तो इनफॉर्मल वर्कर जो सबसे ज्यादा फेस करते हैं मेंटल डिस्ट्रेस को, किस वजह से, एक्यूमुलेटेड डेब्ट के कारण, यानी कि कर्ज के कारण और हेल्थ केयर कॉस्ट के कारण, जो कहीं ना कहीं उनको बांध के रखती है और म्यूचुअली रीइंफोर्समेंट कर रही है, मतलब बार बार उस चीज को याद दिलाती रहती है। एक स्टडी जो वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो द्वारा किया गया, इसमें इनफॉर्मल वर्कर इन दिल्ली की बात की, मोस्टली माइग्रेंट है और इंडिकेट करते हैं कि वो रिकवरी करेंगे पोस्ट कोविड-19 में, जो कि अभी तक अनइवन रहा है, किसमें, आपके इनफॉर्मल वर्कर कोवर्ट में। बहुत सारी रिपोर्ट जो कि फूड इनसिक्योरिटी, स्किप्ड मील, रिड्यूस कंजप्शन, इस तरह की चीजों को भी दिखाते हैं।
और ये ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया गया है केशव देसी राजू इंडियन मेंटल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी के द्वारा कि मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग की न की इम्पैक्ट करते हैं बाय फैक्टर जैसे कि फूड सिक्योरिटी को, एक्सेस ऑफ लाइवलीहुड को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। अगर यहाँ पे और चीजों की बात करें जैसे कि हम कुछ सर्टेन स्कीम की बात करते हैं जिसमें हायर अलोकेशन होता है साल में, और जैसे कि आपके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, ये कहीं ना कहीं फंडिंग करती है, लेकिन इनकी फंडिंग भी स्लैश हो जाती है, मतलब सही टाइम पे नहीं होती है। अगर 2021 की बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो यहाँ पे बात की गई है जो 26% लोग हैं वो कहीं ना कहीं डेथ कर जाते हैं, किस वजह से, आपके सुसाइड की वजह से, डेली वेज के अर्नर जो है। और एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कहने की इस चीज को इम्प्रूव करने की बात कर रही है कि हम मेंटल हेल्थ की आउटकम्स को इम्प्रूव कहने की कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से होनी चाहिए, इनकी प्रमोशनल तरीके से होनी चाहिए, एम होना चाहिए कि इनकम के क्या हम करेंगे, प्रिवेंटिव होनी चाहिए, एम करना चाहिए इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस को और प्रोटेक्शन करना चाहिए, एम जिससे कि रिलीफ हो जाए एक्सटर्नल शॉक से। तो इस तरह की चीजें जो होनी चाहिए सोशल सिक्योरिटी में आनी चाहिए, और उसके लिए हमें कोड ऑन सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कोड जो है हमारी 2020 को, उसको कहीं ना कहीं एक बार और आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसमें जो कमियां है उसको कहीं ना कहीं अनएडेड नहीं करना चाहिए और उसको देखना चाहिए। ठीक है। इनफॉर्मल वर्कर जैसे कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रखते हैं हमारे नेशनल इनकम में, और ये पूरे साल भर चलता रहता है, और इनको कहीं ना कहीं अलग अलग इकोनॉमिकल, फिजिकल और मेंटल वल्नरेबिलिटी के साथ एक्सपोज किया जाता है। ठीक है। इंडिया की अगर बजटरी एलोकेशन की बात करें मेंटल हेल्थ की, अभी अगर बात करें 1% है टोटल हेल्थ बजट का। ठीक है। और इस पे कहीं ना कहीं और ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं यहाँ जरूरत है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2022 को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यहाँ मेंटल हेल्थ जो जिसमें स्ट्रेंथ कर सके कम्युनिटी केयर को, उसको एड्रेस करने की इस तरह की चीजें बात बताई गई है, जो कि हमें सबसे ज्यादा हेल्प करेगी SDG गोल 3 को अटेन करने में, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को, SDG 8 ऑन डिसेंट वर्क ऑफ ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। साइलेंस अराउंड द स्टेट सीजर ऑफ इंडियन प्रेस। देखिए ये आर्टिकल थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा सा काम का भी नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं जो जरूरी भी है, कुछ कुछ चीजें जरूरी नहीं है। क्या बताया जरा, अगर हम ओवर 50 ईयर की बात करें, पहले के 50 साल के, तो वहां पे क्या एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया ने एक रूल दिया था कि अगर इमरजेंसी लागू हो तो इंडिविजुअल को इलीगली डिटेंशन जो है अगर कर रहे हैं तो वो इलीगली डिटेंशन अगर किया गया है तो वो इस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। यानी कि कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब उन्होंने उसके बाद क्या किया, इमरजेंसी को लागू कर दिए। ठीक है। तो उस टाइम पे जो ADM जबलपुर केस के नाम से ये फेमस है। ठीक है। और ये एक डिस्टर्बिंग केस था जिसमें HR खन्ना की करेजियस डिसेंट जो है वो देखा गया, जहां पे बाद में कोर्ट ऑफ जस्टिस KS पुट्टुस्वामी केस में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, और दोनों ही चीज को राइट टू प्राइवेसी और आपके एक्सप्रेसली रेप्यूडिएट किया गया ADM जबलपुर को डिसकंटेंट नोट के हिसाब से। अगर बात की जाए अभी के 7-6 साल हो गए पुट्टुस्वामी केस के इन्फोर्समेंट के लिए, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अगर रिसेंट एक्शंस की बात की जाए, जो जर्नलिस्ट फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल न्यू क्लिक की, जिसमें ये किया गया, रेड किया गया, सीज किया गया, अरेस्ट किया गया, एम्पलीफाई किया गया उनके डिजिटल डाटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीजों को, तो ये कहने की उस केस को और ज्यादा जगह देता है। तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो ये चीज हुआ, क्या वो तो उस टाइम पे खत्म कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में बसी हुई है। ठीक है। लोगों क्या काम में। ठीक है। अब एग्रेसिव एक्शंस बाय एग्जीक्यूटिव, ये किसके बारे में है वो समझ लीजिए अब। ठीक है। इन्होंने जो स्टार्ट किया है बड़ा अलग तरीके से इस आर्टिकल को स्टार्ट किया। ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो एग्रेसिव एक्शन दिखा रही है न्यू क्लिक के खिलाफ, कि उसमें स्टाफ ऑफ टेररिज्म रिफ्लेक्ट कर रहा है वाइडर इश्यूज को। इंडिया की अगर रैंक की बात की जाए किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की, तो 168 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज की। इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। जिसमें यह कंसीडर किया जा रहा है जो लीगल इंटरफेरेंस है जर्नलिज्म में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंडिया में ज्यादा है।
तनिक सौदिक की डाटा के हिसाब से न्यू लॉन्ड्री ये दिखाता है मई 2023 में 44 मीडिया एंटिटीज और जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं इस तरह की जांच को फेस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को। टैक्स एजेंसी जो कि लगातार 5 साल से उनके ऊपर इस तरह की जो है आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। एक ओपिनियन आर्टिकल इन दिस डेली बाय राइटर मीडिया रेड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन प्रेस ऑफ फ्रीडम। एक ओपिनियन आर्टिकल में ये बताया गया, डेली के जो राइटर है उन्होंने बताया कि मीडिया रेड्स एंड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन द प्रेस फ्रीडम, जो मार्च 10 की में एक ओपिनियन आर्टिकल में छपा था, ये इम्फेसाइज करता है कि किस तरीके से डिजिटल डिवाइस को सीजर करने से और इससे हमें कहीं ना कहीं सीरियसली खतरा होता है, यानी कि मीडिया पर्सन को। ठीक है, दिस प्रेसिंग कहने की डेंजर होती है मीडिया के लिए कि वो अपने जो सजेशन है लीगल रिफॉर्म की तरह प्रमोट कर रहे हैं, उसको किस तरह से रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं बता रहा है, ये काम की चीजें आपके लिए नहीं है। अगर यहां पे बात की जाए एज ऑफ इंस्टेंट मैसेज की या क्लाउड स्टोरेज की, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस की, वो सब कहीं ना कहीं आपके अगर मान ले रूटेड है टाइम ऑफ टेलीग्राम या वुडन चेस से, तो गिल्ड इंडियन क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस से कहीं ना कहीं उसको गुजरना पड़ता है। और ये अप्रोच केवल इग्नोर किया जाता है इन्वेसिवनेस में, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांस से, लेकिन उनको भी डेमोक्रेटिक राइट के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। चैप्टर 8 ऑफ कोड हाउस कहता है द एसेंस ऑफ दिस सर्च एंड सीजर पावर, यानी कि आप किसी हाउस को अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सीज कर सकते हैं, वहां पे सर्च कर सकते हैं, इस तरह की पावर जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये आउटलाइन करता है कि आप वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट को सबमिशन कर सकते हैं, पुलिस एक्शंस बेस्ड प्रॉपरली ऑब्टेन वारंट, यानी कि अगर पुलिस का एक्शन सही तरीके से हो तो वो वारंट भी वहां पे ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजों को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या बताया जा रहा है, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट इन वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस डिटरमाइन दैट एन अरेस्ट इंडिविजुअल कैन बी इंडेड बी कोर्स टू अनलॉक देयर स्मार्टफोन, यानी कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में एक डिटरमाइन किया कि एक इंडिविजुअल का अरेस्ट किया गया और वास्तव में उसको ये मजबूर किया गया कि आप अपने स्मार्टफोन को क्या करो, अनलॉक करो। क्या जो लॉ है, लॉ इन्फोर्समेंट है, वो ग्रांट देता है इस तरह की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करने के लिए कि पर्सनल डाटा को कि आप एक्सेस कर सकते हो। दिस नॉट ओनली अफेक्ट जर्नलिस्ट, ये सिर्फ जर्नलिस्ट को अफेक्ट नहीं करता है बल्कि जो एंडोर्स करता है कि मास सर्च आप कर सकते हो, किसी को भी रोक सकते हो, किसी के ऊपर भी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर अभी के टाइम पे देखें तो हम लोग ऑफिसर जो कि इंटरव्यू जांच करता है किसी रेस्टोरेंट पे या किसी लोगों को खड़ा कर देता है रोड पे या फिर उनके फोन को अनलॉक करने की बात करता है, जो स्कैनिंग व्हाट्सएप है उसको कन्वर्सेशन को कहीं ना कहीं बात करता है, तो इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं कर रहा है। जबकि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन स्पेशल कोर्ट ने यह रूल दिया है कि कंट्रेरी एंड लॉ इज फ्लक्स द कंफ्यूजन रिजल्ट गारंटी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन। जहां पे आपको ऐसा फील होता है, कंट्रेरी फील होता है या लॉ इसके अलग में चलता है, आपको कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे आप इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन को चला सकते हैं। अगर हर दिन की बात करें, लीगल वैक्यूम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है जिससे लोगों के मन में, जर्नलिज्म के मन में ये डेंजर, फ्यूचर की जो डेंजर है वो कहीं ना कहीं पनपता रहता है। सर्चेस ओवर एन 40 जर्नलिस्ट हु वर्कड इन न्यू क्लिक, जो 40 जर्नलिस्ट के ऊपर सर्च एक्शन लिया गया, कंसिस्टिंगली प्राइमली यंग फ्रीलांसर थे जो एसोसिएटेड थे अलग अलग पब्लिकेशन के साथ। जो फोर्सफुली अनलॉकिंग किया गया उनके अनकवर्ड इंफॉर्मेशन को, ठीक है, डिवाइसेस को या फिर उनके कंटेंट अनकवर्ड इंफॉर्मेशन को या फिर जो भी टिपिकली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो उनके साथ किया गया। ऐसा एक्सेस जो कि ले बेयर ईयर में जैसे कि पर्सनल या प्रोफेशनल कम्युनिटी करती है, एक्सपोजिंग किया गया उनके इंट्रिकेट रिलेशन को, नेटवर्क को और कॉन्फिडेंटली रिसोर्सेज को। ठीक है, अगर इनके इंटरोगेटिव की बात की जाए, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट इवेंट की बात करते हैं ऑथर। एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट की, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की रियोट जो हुआ था 2020 में, और कोविड-19 के केसेस की। यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी।
यानी क्या वो सही में जो डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी है क्या वो हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इतना कुछ ये आर्टिकल खास नहीं है, और तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो फ्रीडम है जो आपके प्रेस को, उसकी आर्टिकल उसको कितने रैंकिंग पे रखा गया है और क्या क्या चीज हमारे में कमी आ रही है, उस चीज को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू 6.6% इन Q1। अभी हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अब बात हो रही है कि भाई Q1 में 6.6 का रेट जो है ड्रॉप देखने को मिला है। पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें एनएसओ ने ये दिखाया है, एनएसएसओ के द्वारा जो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है कराया जाता है। ठीक है, उन्होंने दिखाया जो डिक्रीजिंग है वो कहीं ना कहीं अप्रैल से जून 2023 के बीच में देखी गई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है पर्सन एज जो कि 15 है और उसके एबोव है और वर्किंग पॉपुलेशन की रेशियो में आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कंडीशन इंप्रूव हुई है। नेशनल सर्वे प्रोसेसिंग डिटेल जो कि बात करता है 5639 फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग यूनिट की, जिसमें और 1,67,000 लोगों की 44,000 अर्बन हाउसेस की। ठीक है, इस सर्वे को कंडक्ट कराया गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है अर्बन की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है 47% से 48.8% के बीच में। और वहीं अगर बात करें अराउंड जो है अप्रैल से 22 से लेके आपके 23 के बीच में ये बात बताई गई है, और 73% जो है 0.5 जो है मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड में। फॉर वुमेन जो है वो इंक्रीज हुआ है 20.9% से 23.2% के हिसाब से। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ये रिलीज किया गया है। ठीक है, जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है अर्बन एरिया में, वो भी इंक्रीज हुआ है 43.9% से 45.5% के बीच में। ठीक है, जिसमें पर्सन जो एज है 15 एबोव है उनके बीच में। मैन जो है इंक्रीज हुए हैं 68 से 69 यानी कि कम देखी गई। वुमेन के लिए अगर बात की जाए 89 से 21% बात की। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बात की जा रही है फॉर पर्सन एज 15 टू एबोव की बात की जा रही है। ठीक है, जो इसके की इंडिकेटर थे अगर इंप्रूव की करने की बात करें तो मार्केट इंडिकेशन इन अर्बन एरिया दोज प्री पेंडेमिक पीरियड से, जो कि 2018 अक्टूबर की बात की जा रही है, जो लेबर फोर्स पीरियोडिक रेंज जो है वो 46.2% से 47.8% हुए प्री पेंडेमिक पीरियड के हिसाब से। ठीक है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये सारी चीजें बताया जा रहा है कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ड्रॉप हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ड्रॉप हुई है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बढ़ा है। चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्रोक डेथ लाइकली टू बी सर्ज 9.7 मिलियन बाय 2। क्या बताया जा रहा है, जो स्ट्रोक से होने वाली डेथ है वो कहीं ना कहीं 9.7 मिलियन बढ़ने वाली है 2050 तक, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन फिर भी लोग जो है अभी भी 10 मिलियन जो डेथ है एनुअली होते हैं और वो 2050 तक बने रहने वाले हैं। ठीक है, ये लेंसेंट की न्यूरोलॉजी जर्नल की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है। जो प्रोजेक्शन है वो कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन हुई है फोर्ट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन और लेंसेंट न्यूरोलॉजी कमीशन, इन दोनों द्वारा ये स्टडी किया गया और उसके बाद इसको रिपोर्ट किया गया। जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं अंडरस्कोर करता है जो स्टॉक डेथ है वो एक्सपेक्टेड किया गया है कि बढ़ेगा 6.6 मिलियन जो कि 2020 में था, और 9.7 मिलियन जो है आपके 2050 में होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग कितना होगा 86 से 91% के बीच में कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। ठीक है, स्टॉक डेथ की कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो रिपोर्ट है वो एम्फेसाइज करता है क्रिटिकल रोल एविडेंस बेस्ड को, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन को, जिससे कि वो कम्बेटिंग कर सके इस तरह की क्राइसिस को, और साथ ही वो मॉनिटर करने की बात करता है, कमीशन रिकमेंडेशन इस तरह की करते हैं। ठीक है, जिससे कि ग्राउंडेड एविडेंस यानी कि लोकल लेवल पे काम करने की यहाँ पे जरूरत है। अगर आप इसको प्राइमरी लेवल पे इसको रोक सके तो कहीं ना कहीं आगे इसको खतरे को ना बढ़ने दें। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने प्राइमरी लेवल पे ठीक काम किया तो ऑटोमेटिकली देखिए सबसे पहले स्ट्रोक आने का खतरा क्या होता है, आपके पास अगर हेल्थ के लिए सही अमाउंट में पैसे नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज होगा। आपके पास हेल्थ केयर की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे कहाँ पे काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करने का पड़ेगा, जिससे कि आप इनको रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ट्रिगलिंग टू द रिदम,
क्या है यहाँ पे नवरात्रि फेस्टिवल को देखते हुए गरबा फोक डांस कहाँ का है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। गरबा फोक डांस, ठीक है, कहाँ का है आपका अहमदाबाद, यानी कि आपको उस कंट्री, आपको उस स्टेट का नाम बताना है कहाँ का ये इंपॉर्टेंट जो है डांस है, ठीक है। और इसको वुमेन अलग अलग कलर की साड़ियाँ जो है पहन के इसको करती है, ठीक है, नवरात्रि के फेस्टिवल के टाइम पे, और 9 दिन तक लगातार ये चलता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। श्रीलंका टू टेक ओवर चेयर ऑफ इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन को कहीं ना कहीं अब जो है टेक ओवर करने वाला है, श्रीलंका करने वाला है। उसकी चेयर मेंबरशिप जो है यानी कि चेयरमैनशिप जो है अब किसके पास जाने वाला है, आपके श्रीलंका के पास। इसकी अगर स्टेब्लिश की बात की जाए तो 1997 में हुआ था, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट ऑफ रिम इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन के जो आसपास के जो मेंबर है वो सारे इसके हिस्सा है, ठीक है। मेंबर जो है अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया और ओशिनिया से लिए गए। जो एसोसिएशन मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड किया गया है 23 मेंबर स्टेट्स और 11 डायलॉग पार्टनरशिप के, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए, श्रीलंका जो कि फ्रीक्वेंटली कन्फ्रंटेट करता है अलग अलग कॉम्पिटिटिंग स्ट्रेटेजी को, और इंडिया और चाइना के जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना इन इंडियन ओशन रीजन की, और पार्टिसिपेशन करता है इनके फोरम को, और यहाँ पे इंक्लूडिंग होते हैं पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान। अगर हम रिसेंटली काउंसलिंग मीटिंग की बात करें जो कोलंबो में हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं 16 मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मॉरिशस, मलेशिया, साउथ अफ्रीकन एज वेल एज मिनिस्टर जो है सीनियर लेवल के पार्टिसिपेशन हुए थे, कि ऑस्ट्रेलिया के और आपके कोमोरोस, फ्रांस, इंडोनेशिया, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, ओमान, सिकेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, सोमालिया, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरेट और येमेन, ठीक है, ये सारे जो है वो हुए थे। और चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, जापान, रिपब्लिक कोरिया, और रसिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है इसके डायरेक्ट पार्टनरशिप जो है रहे थे, ठीक है, इस डिसीजन में। तो ये अब किसके पास जाने वाली है, श्रीलंका के पास। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। गाजा स्ट्राइक्स रेज वरीज फॉर इन्फ्लेशन एंड फिस्कल मैथ रुपीज। देखिए क्या हुआ, अभी आपको पता है कि किस तरीके से जो है गाजा और आपके जूस और फिलिस्तीनियन के बीच में जो है वॉर चल रहा है। उसके वजह से देखते हुए जो यहाँ पे रुपीज की जो डिमांड है या फिर इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, ठीक है। और फिस्कल जो मैथ है वो जो रुपीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस कहीं ना कहीं 3% से ऊपर रही है, ठीक है। और इवन स्टॉक टैंक्ड होने के बाद भी, क्योंकि जो रिस्क है एडवर्स टेंस है फ्रॉम इन्वेस्टर के हु रस्ट सेफ हेवन एसेट्स सच एज गोल्ड, इनको अपना एक अच्छा सेफ हेवन लगता है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो कहीं ना कहीं 3% इंक्रीज हुआ है, जो $87 जो है वो एक बैरल का बात की गई है। और इक्विटी मार्केट जो है वर्ल्ड की, जिसमें इंडिया जो है वो अंडर प्रेशर में एज इन इन्वेस्टर के, जो कि टर्न हो रहे रिस्क एडवर्स एंड सेफ इवन लाइक एसेट जैसे गोल्ड एसेट जैसे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे वाइडर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन इसराइल और हमास के बीच में, जो अभी तक किसी तरफ जाते हुए नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है निफ्टी है 0.7% यानी कि 141.2 पॉइंट जो है से लेके कहाँ तक 19,512.4 तक पड़ा है, बट ड्रैग्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑन एनएससी, यानी कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं एनएससी को देखने को मिला है। तो ये सारी चीजों को बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब इनके युद्ध के वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे ग्लोबल क्रूड ऑयल पे भी पड़ेगा। लास्ट आर्टिकल, ग्लोरिया गोल्डिंग विन किया है 2023 के इकोनॉमिकल नोबेल प्राइज को, इसको बस आपको याद करना है, ठीक है। इन्होंने रिसर्च किस पे किया था, वर्क प्लेस जेंडर गैप के ऊपर, ठीक है। यानी कि जेंडर गैप, जो वर्क प्लेस पे जेंडर गैप होती है उनके ऊपर इन्होंने स्टडी किए थे, और वहां पे इनको जो है इकोनॉमिकल नोबेल प्राइज जो है मिला है, ठीक है। तो लेबर मार्केट जो कि 77 ईयर की है, ठीक है। और ये चीज कहीं ना कहीं उनको रिफ्लेक्ट करती है, तो इस चीज के लिए उन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया, और सी स्टडीज लगभग 200 ईयर
के जो वुमेन पार्टिसिपेशन है उनके ऊपर काम किया और यहाँ पे कंटिन्यू जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है और वुमेन की पे को वहाँ कंटिन्यूसली कैचअप नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर उन्होंने डिटेल एनालिसिस किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर इनको जो है इकोनॉमिकल नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आई होप कि आज का आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। थैंक यू।